अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। टाइटन के बारे में हम इससे पहले 2 वीडियोस मजीद बना चुके हैं। टाइटन के बारे में एक और डेवलपमेंट तकरीबन 28 जून के आसपास ये हुई कि इसके रैक को समंदर से निकाला गया और उसको ज़मीन के ऊपर लेके आया गया। आप में से अक्सर लोग ये जानना चाह रहे हैं कि उसमें से क्या ह्यूमन रिमेन्स बरामद हुए। टाइटन का ये रैक सी फ्लोर से यानी कि समंदर के नीचे जो ज़मीन है वहाँ से कैसे बाहर लेके आया गया, बिकॉज रिमेंबर इट इज़ अराउंड 3.8 किलोमीटर इन द सी, तकरीबन 4 किलोमीटर के आसपास की पानी के अंदर मौजूद है। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें डिस्कवर हुई और ये डिस्कवरी हमें अभी तक क्या क्या बताती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि पानी के अंदर से इतनी गहराई से टाइटन का ये रैक बाहर निकाला कैसा गया। तो इसके लिए इस्तेमाल किया गया था ROVs को, जिनको रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स भी कहा जाता है, जिनको सी ड्रोन्स भी कहा जाता है। खैर सी ड्रोन्स एग्जैक्टली ये नहीं होते, बट अगर कहना चाहे तो कह सकते हैं, कोई ऐसा खास इसमें मज़ायका नहीं है। रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स बेसिकली छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं जिनके आर्म्स होते हैं, जिनके बाजू होते हैं, और आप जहाज़ के ऊपर बैठकर उनके आर्म्स को जॉयस्टिक्स की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी ROVs यानी कि रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स की मदद से समंदर के अंदर से कई चीज़ें बाहर निकाली जा चुकी हैं। तो इन रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स को ऑपरेट किया गया होराइजन आर्कटिक से। होराइजन आर्कटिक वो छोटा सा जहाज है जिसके ऊपर ये रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स मौजूद थी और जो पूरा का पूरा इक्विप्ड था इन रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स या ROVs को ऑपरेट करने के लिए। उसने अपने ROVs को पानी के अंदर उतारा और उसके बाद 3.8 किलोमीटर की गहराई में वो ROVs के बाजों की मदद से उन्होंने पीसेस को पकड़ पकड़ कर बाहर निकाला और फिर उनको जहाज के ऊपर लोड किया गया। लेकिन बहरहाल ये काम इतना आसान था नहीं, क्योंकि खुला समंदर होता है, कभी रफ सी भी होता है, कभी स्वेल भी होती है, करंट भी होता है, और फिर इतनी गहराई से पीसेस को निकाल कर टॉप के ऊपर लेके आना, समंदर की सरफेस के ऊपर लेकर आना आसान नहीं होता। इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में तकरीबन 10 दिन के आसपास का वक्त लगा। 10 दिन तक वो छोटे छोटे पीसेस और कुछ बड़े बड़े पीसेस भी उनको समंदर से बाहर लाया गया, इस जहाज के ऊपर लोड किया गया, और फिर कैनेडियन कोस्ट के पास न्यू फंडलैंड, मैं उसको वैसे न्यू फाउंडलैंड कहता हूँ क्योंकि स्पेलिंग उसके ऐसे ही है, न्यू फंडलैंड उसको लेके आया गया। फिर वहाँ पर आप इन वीडियोज़ में देख सकते हैं कि उनको ज़मीन पर ट्रकों पर लादा गया और फिर वहाँ से वो इन्वेस्टिगेशन के लिए रवाना हो गए। ये इन्वेस्टिगेशन बहरहाल US लेड है, यानी कि अमेरिका जो है वो इसको पूरी इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहा है। तो ये पीसेस सारे के सारे कनाडा में रहेंगे नहीं, ये फाइनली अमेरिका जाएंगे और वहाँ पर इनकी जांच पड़ताल होगी, ये जानने के लिए कि बुनियादी तौर पर वो कौन सा फैक्टर था कि जिसकी वजह से ये इम्प्लोजन हुआ। इम्प्लोजन मैं बहरहाल आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये इम्प्लोजन हुआ और इस इम्प्लोजन के नतीजे में 5 लोग अपनी जान से गए। अब हम उन सारे पीसेस की जाँच पड़ताल कर लेते हैं जो कि समंदर से निकाले गए। मैं ह्यूमन रिमेन्स के ऊपर भी कुछ देर में आऊँगा। इनिशियली तकरीबन 5 पीसेस का दावा किया गया था कि 5 बड़े बड़े पीसेस निकाले गए। छोटे छोटे पीसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इजीली रिकग्नाइजेबल पीसेस हैं जिनको हम रिकग्नाइज कर सकते हैं वो तकरीबन 5 थे। मैंने ये तमाम का तमाम डाटा CNN, CBC और BBC से हासिल किया है और इन तमाम फोटोज़ और वीडियोज़ के ऊपर मैं उनको बाकायदा क्रेडिट देता रहूँगा। पीसेस के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ के बारे में और बता दूँ कि ये जो टाइटन सबमर्सिबल थी इसके बेसिकली 2 शेल थे। जैसे हमारे जहाज़ के 2 शेल होते हैं, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। अंदर वो कैप्सूल मौजूद था जो कि प्रेशराइज कैप्सूल था, जो कि राउंड शक्ल में था और जिसके फ्रंट और बैक के ऊपर टाइटेनियम की कैप्स मौजूद थी। ये वो बेसिकली इंक्लोजर था जहाँ पे लोगों ने रहना था, जहाँ पे उन 5 के 5 लोगों ने बैठना था। इसके अलावा उसका एक बाहर का शेल था। ये जो बड़ा पीस आपको नज़र आ रहा है इस फोटो में, ये उस बाहर के शेल का है, ये उस कैप्सूल का नहीं है जिसके अंदर लोग बैठे हुए थे और जहाँ पर एक्चुअल में इम्प्लोजन हुई थी। क्योंकि ये जो बाहर वाला शेल है ये सिर्फ और सिर्फ इसको आप ऐसा कह लें कि ये एक आपने सबमर्सिबल को कपड़े पहनाए हुए हैं ताकि सारी की सारी केबलिंग, तारें, आपकी डिफरेंट पाइपिंग, आपके एंटेनास, आपका सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उसको छुपा कर एक अच्छी खूबसूरत सी शक्ल दी जा सके। इस सबमर्सिबल की जो इलेक्ट्रिक बे थी वो इस जहाज़ की दुम की जानिब वाक़ थी। इस जहाज़ की दुम में वो बैटरीज भी मौजूद थी, वो तमाम इलेक्ट्रिकल आलात भी मौजूद थे, आपके ऑक्सीजन के टैंक्स भी मौजूद थे और आपका इरिडियम का एंटेना भी मौजूद था। इरिडियम आपका सैटेलाइट फ़ोन होता है और वो तब काम करता है जब आप समंदर की सरफेस के ऊपर होते हैं। जब आप नीचे चले जाते हैं तो फिर इरिडियम काम नहीं करता। इरिडियम से किसी भी किस्म का राब्ता नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है सबमर्सिबल कभी सरफेस के ऊपर आई ही नहीं। और जब हम इस इलेक्ट्रिकल बे की बात कर ही रहे हैं तो आपको एक और फोटो में ये चीज़ नजर आएगी कि इलेक्ट्रिकल बे का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो इन्वेस्टिगेटर्स को मिला है। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले एक वीडियो में आपके साथ मैसेजेस शेयर किए थे जो कि टाइटन ने सरफेस के ऊपर भेजे थे। उन मैसेजेस के अंदर एक मैसेज ये भी था कि जिसमें टाइटन ने ये कहा था कि हम अपने फ्रेम को रिलीज़ कर रहे हैं। वो जो फ्रेम उसने रिलीज़ किया था, अगर आप इस फोटो में देखें तो वो फ्रेम तकरीबन पूरा का पूरा सही सलामत मौजूद है और ये शायद इसी वजह से हो पाया कि उसने वो रिलीज़ कर दिया था। अगर वो इसको रिलीज़ ना करता तो शायद आपको ये पूरा का पूरा फ्रेम ना मिलता या शायद बैंड हुआ टूटा हुआ मिलता, क्योंकि जो फ्रेम है इट इज़ इन प्रिस्टीन कंडीशन। ना कहीं से ये बैंड हुआ है, ना टूटा हुआ है, ना मुड़ा हुआ है, ना डिफॉर्म्ड है। इसके अलावा मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया कि अंदर वो बेसिकली कैप्सूल मौजूद था बाहर की क्लैडिंग के, कि जिसके अंदर वो 5 के 5 अफराद सवार थे, जिसका पूरा का पूरा हल कार्बन फाइबर का बना हुआ था और फ्रंट
और आफ्ट दोनों के दोनों जो एंड हैं उसके ऊपर जो टोपियां लगी हुई थी, एंड कैप्स जिनको हम कहते हैं अपनी मर्चेंट नेवी की ज़ुबान में, वो लगी हुई थी। अगर आप इन फोटोज़ में से देखें तो उनमें से एक एंड कैप भी मिली है। ये एंड कैप वो है जो कि फ्रंट वाली है, फॉरवर्ड वाले हिस्से की तरफ, जिसमें व्यू पोर्ट भी थी। हम उसको आसान अल्फाज में कहें तो पोर्ट होल भी था, खिड़की भी थी जहाँ से आप बाहर देख सकते थे। ये टाइटेनियम वाली एंड कैप भी मिली है। इसके अलावा आप इस अगली फ़ोटो में देखें तो एक रिंग सा मौजूद है। ये रिंग वो रिंग है जो कि कार्बन फाइबर के पूरे हल को, राउंड ट्यूब को टाइटेनियम की एंड कैप से मिलाता था। एंड कैप एक साइड पे इसके रिंग के लगती थी और ये रिंग दूसरे एंड से कार्बन फाइबर के उस पूरे के पूरे हल के ऊपर लगता था जहाँ पे लोग बैठे हुए थे। तो ये एक रिंग भी हमें मिला है और साथ ही इस रिंग के साथ वो फ्रेम भी जुड़ा हुआ था, जो फ्रेम बाद में टाइटन ने रिलीज़ कर दिया था ना, वो भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ था। ये फ़ोटोज़ पब्लिकली खुद रिलीज़ नहीं की गई हैं, लेकिन बहरहाल चूँकि ये सामान उतारा जा रहा था और फिर लादा जा रहा था तो फिर लोगों ने इसकी वीडियोज़ बना ली। वर्कर्स ने कोशिश ठीक ठाक की है कि इस पूरी के पूरे डिबरी को शीट्स के अंदर हाइड किया जाए, लेकिन बहरहाल ये बड़े बड़े पीसेस तो इतनी आसानी से हाइड नहीं हो सके। इसके अलावा छोटे छोटे थैले बहुत सारे हैं। इन सब के अंदर वो तमाम की तमाम शायद छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो इम्प्लोजन होने के बाद टूट फूट गई होंगी। बिल्कुल। जहाँ तक बात है कार्बन फाइबर की हल की, तो उसका कोई बड़ा पीस ज़ाहिरी तौर पर तो नहीं मिला, अगर मिला हो तो हम कुछ कह नहीं सकते। और अब हम आ जाते हैं ह्यूमन रिमेन्स की तरफ। यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड ने एक स्टेटमेंट इशू की। उस स्टेटमेंट में उसने ये कहा कि हमें जितना भी रक मिला है, जितना भी टूट फूट का सामान समंदर के फ्लोर यानी कि सी फ्लोर से हमें मिला है, उसमें ह्यूमन रिमेन्स भी मौजूद हैं और उनको भी टेस्ट किया जाएगा, देखा जाएगा, जांचा जाएगा कि एक्चुअल में उनके साथ हुआ क्या था और वो बिलोंग किससे करते हैं। ऑब्वियसली इसकी कोई फ़ोटोज़ हमारे पास मौजूद नहीं है, ना ही इसकी फ़ोटोज़ रिलीज़ की गई हैं। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है और अगर आप इस स्टेटमेंट के ऊपर भी गौर करें तो प्रिज्यूम्ड ह्यूमन रिमेन्स की बात हो रही है, यानी कि ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनके बारे में शक किया जा रहा है कि शायद ये किसी इंसान के जिस्म से ताल्लुक़ रख सकती हैं। आप में से अक्सर लोगों ने इसके बाद, इस स्टेटमेंट रिलीज़ होने के बाद मुझसे ये सवाल पूछा व्हाट्सएप के ऊपर कि आप हमें ये बताएं कि आप तो कह रहे थे इम्प्लोजन हुआ है और इम्प्लोजन में इंसान का तो कुछ बचता नहीं, तो फिर ये पीसेस कैसे बच गए? तो हमें एग्जैक्टली पहली बात तो ये पता नहीं है कि ये पीसेस हैं कितने बड़े, ये रिमेन्स हैं कितने बड़े। पहली बात तो हमें ये नहीं पता। रिकग्नाइजेबल ज़ाहिरी तौर पे नहीं है क्योंकि इम्प्लोजन के नतीजे में वाकई कुछ नहीं बचता, आपका कीमा बन जाता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी इंसान के टॉर्सो का एक बड़ा हिस्सा मिला हो या लेग का बड़ा हिस्सा मिला हो। शायद कोई एक आध बीच में चीज़ ऐसी हो भी गई हो, लेकिन इम्प्लोजन एक कैटास्ट्रॉफिक किस्म की चीज़ है। उसमें जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तबाह हो जाती हैं वहाँ पे बच भी जाती हैं। जहाँ तक बात है इंसानी जान की, तो वो तो 100% तौर पर नहीं बची। तो अगर कुछ पीस बच भी गया है तो यार आई डोंट थिंक दैट इज़ समथिंग जिसके बारे में आपको इतना क्यूरियस होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने एक और कॉमन सवाल पूछा है कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में कितना टाइम लगेगा और कब तक हमारे पास ये रिजल्ट्स मौजूद होंगे। पहली बात तो ये किस तरह की जो सेफ्टी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, अगर हम एयरप्लेन्स के सिलसिले में भी देखें तो सम ऑफ देम हैव टेकन ईयर्स, कुछ को सालों लग गए हैं। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि तकरीबन साल से पहले कोई किसी भी किस्म की आपको खबर मिल पाएगी, क्योंकि एक एक चीज़ को बड़ी एहतियात से जांचा जाता है, पड़ताला जाता है और उसका मकसद ये होता है कि हम ये जान सकें कि असल में ये हादसा पेश आया क्यों, ताकि दोबारा इस किस्म के हादसे को पेश आने से रोका जा सके। तो इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ना सिर्फ ये कि पैसे लगते हैं बल्कि वक्त भी आपको अच्छा खासा दरकार होता है। इसके बारे में कोई भी चीज़ फौरी तौर पर नहीं कही जा सकती। टाइटन ने जो मैसेजेस भेजे थे उसकी वीडियो अगर आप देखना चाहें तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। ग्रीस के पास जो कश्ती का इंसिडेंट हुआ जिसमें काफ़ी सारे लोग अपनी जान से गए, अगर आप वो देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। अगली वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। With tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family, this is me Captain Zahid Nisar। आप लोग देख रहे हैं Orange Shorts और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।